हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट में नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 77B। ये हमारे पास बात करता है ऑफेंसेस विद 3 इयर्स पनिशमेंट जो है बेलेबल होंगे। तो कोई भी ऑफेंस जहाँ पे 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट जो है एज पनिशमेंट दी गई है वो हमारे पास जो है बेलेबल होंगे। ये टाइटल में ही स्पेसिफाई कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इसका जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ये प्रोविजन अप्लाई करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका मतलब है ये प्रोविजन जो है अप्लाई करेगा जो सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन दिया गया है उसके ऊपर। अगर यहाँ पे सीआरपीसी का कोई प्रोविजन है, यहाँ पे आईटी एक्ट का कोई प्रोविजन है इस चीज़ को लेके, तो आईटी एक्ट का प्रोविजन जो है प्रिवेल करेगा। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंडर पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट से 3 साल तक की या फिर उससे ऊपर, वो कॉग्निजेबल माना जाएगा। पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के और स्टार्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट की परमिशन के। थर्ड आ गया हमारे पास बेलेबल ऑफेंसेस। कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंडर पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट से एग्जैक्टली 3 साल तक की, तो वो बेलेबल माना जाएगा। अक्यूज के पास राइट है कि उसको रिलीज किया जाए बेल पे। की ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियरली क्लासिफाई करता है ऑफेंसेस को, इंश्योर करने के लिए यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन और बेल प्रोसीजर्स इस एक्ट के अंडर। तो इस स्लाइड में जो है हमने क्या किया है, इस स्लाइड में हमने सेक्शन नंबर 77B को कवर किया है जिसका टाइटल है हमारे पास ऑफेंसेस 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट के साथ ये जो है बेलेबल होंगे। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि आईटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो ओवरराइड करेंगे, प्रिवेल करेंगे जो हमारे पास सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं उनको। सेकंड आ गया हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें बोला गया है कोई भी ऑफेंस अगर वो पनिशेबल है 3 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट का, तो यहाँ पे उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के। तो ये है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तीसरा बात करता है हमारे पास बेलेबल ऑफेंस की। बेलेबल ऑफेंस में आ गया हमारे पास कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है एग्जैक्टली 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट से, यहाँ पे जो है उसको बेलेबल माना जाएगा। बेलेबल का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अक्यूज्ड के पास जो है राइट होगा यहाँ पे कि उसको रिलीज किया जाए बेल पे। तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होगी, अक्यूज्ड का राइट होगा कि उसको जो है रिलीज किया जाए बेल पे। तो एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बात की है सेक्शन नंबर 77B की, जिसका टाइटल है हमारे पास कि कोई भी ऑफेंस जो 3 साल तक की पनिशमेंट से इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है वो हमारे पास बेलेबल होगा। पहला पॉइंट आ गया ओवरराइडिंग इफेक्ट। आईटी एक्ट के प्रोविजंस जो है सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उनको प्रिवेल करेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गए फिर हमारे पास कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से 3 साल या उससे ज़्यादा की, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट जहाँ पे वारंट के और इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के। फिर आ गया हमारे पास बेलेबल ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस जो 3 साल तक जो है 3 साल की अगर इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो वहाँ पे जो है बेलेबल माना जाएगा। इसका मतलब है अक्यूज्ड के पास राइट है कि उसको रिलीज किया जाए बेल। की ऑब्जेक्टिव है हमारे पास यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन और जो बेल प्रोसीजर है उनको इंश्योर करना। ये आपका मेंस के लिए होगा, जो थियोरी बेस्ड है। प्री के लिए आपका इतना ही होगा। यहाँ पे आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला ध्यान रखना है, बेलेबल के लिए 3 साल की जो टर्म है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 78 जो कि बात करता है पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस, कि क्या पावर है इन्वेस्टिगेट करने की ऑफेंसेस। पहला आ गया इसमें हमारे पास ओवरराइडिंग प्रोविजन। अप्लाई करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में क्या गिवन है,
अगेन यहाँ पे जो है आईटी एक्ट के प्रोविजंस ओवरराइड करेंगे सीआरपीसी के प्रोविजंस को। ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ओनली एक पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं है, एम्पावर्ड है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा ऑफेंसेस इस एक्ट के अंडर। पर्पस क्या है यहाँ पे प्रोविजन का? इंश्योर करना कि दैट इन्वेस्टिगेशंस जो है एक्ट के अंदर वो कंडक्ट की जाएंगी सीनियर और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के द्वारा इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है? यहाँ पे हमने डिस्कस किया है सेक्शन नंबर 78, जिसका हमारे पास टाइटल है पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। पहला पॉइंट है हमारे पास ओवरराइडिंग प्रोविजन का। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास जो आईटी एक्ट के प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे हमारे पास सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उन पे। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कौन होगा? हमारे पास ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसमें आ गया हमारे पास पुलिस ऑफिसर जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं है, मतलब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर वाला कोई भी ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऑफेंसेस को। तीसरा है पर्पस क्या है यहाँ पे? पर्पस है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पर्पस क्या है यहाँ पे? इंश्योर करना कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं सीनियर और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के द्वारा इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने बात की है सेक्शन नंबर 78 की, जिसका टाइटल है हमारे पास पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। पहला है हमारे पास ओवरराइडिंग इफेक्ट, आईटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उनको ओवरराइड करेंगे। सेकेंड आ गया हमारे पास ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर से बिलो नहीं है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पर्पस क्या है? ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है सीनियर और कॉम्पिटेंट ऑफिसर के द्वारा की जाए इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए। आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है एमसीक्यू पर्पस से याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 12, जो कि बात करता है इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लाइबल इन सर्टेन केसेस। तो चैप्टर 12 बात करता है इंटरमीडियरीज की जो लाइबल नहीं होंगी कुछ केसेस में। अब कौन से केसेस हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ये हम जो है आगे पढ़ेंगे। इसमें आ गया पहला सेक्शन हमारे पास सेक्शन नंबर 79, जो कि बात करता है एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी इन सर्टेन केसेस, कि यहाँ पे एग्जम्पशन होगी लाइबिलिटी से इंटरमीडियरी की कुछ केसेस में। पहला है हमारे पास जनरल एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी। एक इंटरमीडियरी लाइबल नहीं होगी किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक के लिए जो अवेलेबल करवाया गया है, होस्ट करवाया गया है, ट्रांसमिट करवाया गया है उनके द्वारा। ये एग्जम्पशन अप्लाई करता है नॉट विथ स्टैंडिंग कोई दूसरा लॉ, लेकिन सब्जेक्ट टू होगा कंडीशंस जो सबसेक्शन 2 और 3 में दी गई हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंडीशन फॉर अवेलिंग एग्जम्पशन, किस कंडीशन में अवेल कर सकते हैं एग्जम्पशन। एग्जम्पशन अप्लाई करता है अगर इंटरमीडियरी ए आ गया हमारे पास लिमिटेड रोल है, सिर्फ प्रोवाइड करता है एक्सेस जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को, जहाँ पे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट की गई है या फिर टेम्परेरली स्टोर की गई है या फिर होस्ट की गई है। फिर आ गया हमारे पास नो कंट्रोल ओवर कंटेंट, जहाँ पे इंटरमीडियरी का नहीं होता है, वो इनिशिएट नहीं करती है कोई ट्रांसमिशन, सेलेक्ट नहीं करती है रिसीवर को ट्रांसमिशन के, या सेलेक्ट नहीं करती है या मॉडिफाई नहीं करती है इंफॉर्मेशन को जो कंटेन की गई है ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे जो है हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की है चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 बात करता है इंटरमीडियरीज की, कब जो है वो लाइबल नहीं है सर्टेन केसेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 79 की। सेक्शन 79 का टाइटल है हमारे पास एग्जम्पशन लाइबिलिटी से इंटरमीडियरी की सर्टेन केसेस में। पहला आ गया इसमें हमारे पास जनरल एग्जम्पशन क्या है लाइबिलिटी की। जनरल एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी की जनरली जो है यहाँ पे इंटरमीडियरी जो है वो लाइबल नहीं होगी,
तो वो लाइबल नहीं होगी जब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन या डेटा या फिर कम्युनिकेशन लिंक जो है वो अवेलेबल करवाया गया है, होस्ट करवाया गया है या ट्रांसमिट करवाया गया है उनके द्वारा। ये एग्जाम्पशन जो है अप्लाई करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर लॉ, मतलब यहाँ पे ये प्रिवेलिंग जो है एग्जाम्पशन जाएगा, किसी दूसरे लॉ में जो भी लिखा हुआ है उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट टू होगा कंडीशंस जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं सब सेक्शन 2 एंड 3 में। तो यहाँ पे जनरल सा बताया गया, अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे लाइबल नहीं होगा। हम इसको रिवाइज जब करेंगे पूरा हम स्लाइड तब अच्छे से देखेंगे। सेकंड पॉइंट आ गया कंडीशंस, जहाँ पे अवेल किया गया है एग्जाम्पशन। कंडीशंस क्या होंगी अवेल करने के लिए एग्जाम्पशन को? इसमें आ गया हमारे पास एग्जाम्पशन अप्लाई होगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे लिमिटेड रोल में, ये हमारे पास लिमिटेड रोल में आ गया हमारे पास। ये जो है प्रोवाइड करता है एक्सेस एक कम्युनिकेशन सिस्टम का जहाँ पे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की गई है। सेकेंड आ गया हमारे पास टेम्परेरीली स्टोर की गई है या फिर होस्ट की गई है, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस। सेकेंड आ गया हमारे पास इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कंटेंट पे, नो कंट्रोल ओवर कंटेंट। इसमें आ गया हमारे पास इंटरमीडियरीज जो है, अगर वो यहाँ पे इंटरमीडियरीज अगर वो नहीं करती है, क्या नहीं करती है, इनिशिएट नहीं करती है ट्रांसमिशन को। सेकेंड आ गया हमारे पास सेलेक्ट नहीं करती है जो रिसीवर है हमारे पास ट्रांसमिशन का। तीसरा आ गया हमारे पास सेलेक्ट नहीं करती है या फिर मॉडिफाई नहीं करती है इंफॉर्मेशन को जो कंटेन की गई है ट्रांसमिशन में। तो इसमें आ गया हमारे पास, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है हम जिस्ट देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 12 की बात की जा रही है, जो बात करता है इंटरमीडियरीज कहाँ लाइबल नहीं होंगी सर्टेन केसेस में। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 79 जिसका टाइटल है हमारे पास एग्जाम्पशन जो है लाइबिलिटी की इंटरमीडियरीज की सर्टेन केसेस में। पहला हमारे पास बताता है जनरल एग्जाम्पशन कब है लाइबिलिटी से, मतलब अगर ये हो गया तो जनरली एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमीडियरी लाइबल नहीं होगी किसी भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए, डेटा के लिए या फिर कम्युनिकेशन लिंक के लिए जो अवेलेबल करवाया गया है, होस्ट करवाया गया है या ट्रांसमिट करवाया गया है इनके द्वारा। ये जो है एग्जाम्पशन अप्लाई होगा, ये ओवरराइड करेगा किसी दूसरे लॉ को, लेकिन ये सब्जेक्ट टू होगा कंडीशंस जो सेक्शन 2 और 3 में जो है लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है थर्ड पार्टी का कोई इन्फॉर्मेशन डेटा है तो यहाँ पे जो है इंटरमीडियरी लाइबल नहीं होगी। फिर आ गया सेकेंड हमारे पास कंडीशंस, किन कंडीशंस में अवेल किया जा सकता है एग्जाम्पशन। पहला हम बात करेंगे लिमिटेड रोल की, सिर्फ प्रोवाइड करता है एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम को जहाँ पे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई है या टेम्परेली स्टोर की गई है या फिर होस्ट की गई है। तो यहाँ पे लिमिटेड रोल था इंटरमीडियरी का। सेकेंड आ गया इंटरमीडियरी का कोई कंट्रोल नहीं था कंटेंट पे, कंटेंट इसमें प्रॉपरली बताया गया है क्या, जहाँ पे इंटरमीडियरी इनिशिएट नहीं करती है ट्रांसमिशन को, सेलेक्ट नहीं करती है रिसीवर जो है ट्रांसमिशन का, सेलेक्ट नहीं करती है या मॉडिफाई नहीं करती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन की, यहाँ पे भी जो है लाइबल नहीं करवाया जा सकता। इसमें आ गया हमारे पास सी ड्यू डिलिजेंस, ऑब्जर्व करना ड्यू डिलिजेंस एक्ट के अंडर फॉलो करना गाइडलाइंस जो प्रिस्क्राइब की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे किन कंडीशंस में अवेल करवाया जा सकता है अगर इंटरमीडियरी ऑब्जर्व कर रही है ड्यू डिलिजेंस या फॉलो कर रही है गाइडलाइंस जो प्रिस्क्राइब की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब थर्ड आ गया हमारे पास केसेस जहाँ पे एग्जाम्पशन जो है वो अप्लाई नहीं करता है, यहाँ पे इंटरमीडियरी लूज कर देती है प्रोटेक्शन अगर पहला आ गया इन्वॉल्वमेंट है उसका किसी अनलॉफुल एक्ट में, तो इंटरमीडियरी ने क्या किया है, कंस्पायर किया है, अबेट किया है, एड किया है या इंड्यूस किया है कमीशन किसी अनलॉफुल एक्ट का। बी आ गया फेलियर टू एक्ट ऑन नॉलेज, रिसीव करने के बाद एक्चुअल नॉलेज या ऑफिशियल नोटिस
गवर्नमेंट से या उसकी एजेंसी से यहाँ पे इंटरमीडियरी फेल हो जाती है कि वो प्रॉम्प्टली रिमूव करे या डिसेबल करे एक्सेस अनलॉफुल कंटेंट से बिना डिस्ट्रॉय किए और टेम्पर किए एविडेंस को। तो यहाँ पे नॉलेज आने के बाद भी वो जो है फेल हो जाती है कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप लेने से, वहाँ पे भी जो है एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है मीनिंग क्या है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन का। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हैंडल की गई है एक इंटरमीडियरी के द्वारा, उसके रोल में एज एन इंटरमीडियरी, कि जब वो इंटरमीडियरी थी तब उसने इन्फॉर्मेशन हैंडल करी है तो वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। तो इसका जो है हम अलग से अपना नोट्स बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया तीसरा पॉइंट हमारे पास कि कब एग्जाम्शन मिलेगी। तो तीसरा पॉइंट है इसमें हमारे पास ड्यू डिलीजेंस की वजह से एग्जाम्शन मिल सकती है इंटरमीडियरी को। पहला जो आपको याद रखना है वो है ड्यू डिलीजेंस इन्होंने ऑब्जर्व की थी इंटरमीडियरीज ने। सेकंड बताया है हमारे पास कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो बात करता है केसेस जहाँ पे जो है एग्जाम्शन अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्शन यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं होगा। इसमें आ गया हमारे पास कि इंटरमीडियरी जो है अपना प्रोटेक्शन लूज कर देगी अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है अनलॉफुल एक्ट में। यहाँ पे आ गया अगर इंटरमीडियरी कंस्पायर करती है, अबेट करती है, एड करती है या इंड्यूस करती है। आई होप आपको चारों का मतलब पता होगा। कंस्पायर करना मतलब किसी दूसरे जने के साथ मिलके प्लान करती है। अबेट करने का मतलब होता है सपोर्ट करना या फिर जो है गाइड करना एक तरीके से। एड करने का मतलब है असिस्टेंस देना। इंड्यूस करने का मतलब है किसी को चढ़ावा देना वो काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये चारों काम किए हैं किसी भी अनलॉफुल एक्ट को लेके ताकि कमीशन हो किसी अनलॉफुल एक्ट का, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास फेलियर है यहाँ पे एक्ट करने का, एक्ट नहीं किया है ऑन नॉलेज जब उसके पास नॉलेज आई किसी चीज़ की। यहाँ पे बताया गया है कि रिसीव करने के बाद एक्चुअल नॉलेज या फिर ऑफिशियल नोटिस जो है गवर्नमेंट से या उसकी किसी एजेंसी से कि नोटिस आ गया है, तो यहाँ पे क्या किया इंटरमीडियरी जो है फेल हो गई है कि उसने प्रॉम्प्टली रिमूव नहीं किया या डिसेबल नहीं किया एक्सेस जो है अनलॉफुल कंटेंट से। सेकंड हमारी बात करता है बिना डिस्ट्रॉय किए या फिर टेम्पर करना एविडेंस के साथ। तो यहाँ पे अनलॉफुल कंटेंट से जो है उसका एक्सेस उसको हटाना था, वो फेल हो गया है वो करने से। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें हमारे पास मीनिंग जो है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे मीनिंग क्या है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का? कोई भी इंफॉर्मेशन जो हैंडल की गई है इंटरमीडियरी के द्वारा अपने रोल में एज एन इंटरमीडियरी, कि जब वो एक्ट कर रही थी एज एन इंटरमीडियरी तब उसने कोई इन्फॉर्मेशन हैंडल की है तो वो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है वो मानी जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम पिछली स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है अवेल करने की यहाँ पे एग्जाम्पशन। पहला है लिमिटेड रोल की एक्सेस था, फिर आ गया कोई कंट्रोल नहीं था कंटेंट पे। तीसरा आ गया एग्जाम्पशन तब मिलेगी हमारे पास जब यहाँ पे जो है इंटरमीडियरी ने ड्यू डिलीजेंस को जो है ऑब्जर्व किया है। तो इसके सब हेडिंग में जो आपकी सब हेडिंग है उसमें आ गया ऑब्जर्व किया है ड्यू डिलीजेंस या फॉलो की है गाइडलाइंस जो प्रिस्क्राइब की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास केसेस जिसमें एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं होगा। पहला आ गया अगर इन्वॉल्वमेंट है इंटरमीडियरी की अनलॉफुल एक्ट में, तो इंटरमीडियरी ने अगर कंस्पायर किया है, अबेट किया है, एड किया है या इंड्यूस किया है जिसकी वजह से कमीशन हुआ है अनलॉफुल एक्ट का, तो वहाँ पे उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा आ गया फेल हो गई है एक्ट करने से नॉलेज, तो अगर इंटरमीडियरी को रिसीव हुई है कोई नॉलेज या फिर प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस आया है गवर्नमेंट का या उसकी एजेंसी का, वो नॉलेज मिलने के बाद या नोटिस मिलने के बाद भी वो फेल हो गई है कि उसने प्रॉम्प्टली रिमूव नहीं किया या डिसेबल नहीं किया एक्सेस जो है अनलॉफुल कंटेंट को बिना डिस्ट्रॉय किए या टेम्पर किए एविडेंस के साथ, तो यहाँ पे जो है उसका एग्जाम्पशन जो है वो चला जाएगा। फोर्थ हमारे पास पॉइंट बताता है मीनिंग क्या है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का।
वो इन्फॉर्मेशन जो हैंडल की गई है इंटरमीडियरी के द्वारा अपने रोल में एज इंटरमीडियरी, कि जब वो किसी के लिए काम कर रही थी एज इंटरमीडियरी, तो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन हैंडल की गई है वो आ गया हमारे पास थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 12A। चैप्टर 12A जो है वो बात करता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कि एग्जामिनर जो है एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास एविडेंस को उसको एग्जामिन करना। तो इसमें आ गया पहला हमारे पास सेक्शन नंबर 79A, सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एग्जामिनर जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। पहला आ गया इसमें हमारे पास पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट, बॉडी या एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की है, कि उसको एज एन एग्जामिनर जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। पर्पस क्या है अपॉइंटमेंट का, प्रोवाइड करना एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोर्ट के सामने या फिर अथॉरिटी के सामने, कि एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके वो अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे को किसी कोर्ट के सामने या किसी अथॉरिटी के सामने जब रिक्वायर्ड है। तीसरा आ गया मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस, ये इंक्लूड करता है कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोबेटिव या एविडेंशियरी वैल्यू की जो कि स्टोर की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ट्रांसमिट की गई है इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे आ गया हमारे पास बात की जा रही है चैप्टर नंबर 12A की। इसका टाइटल है हमारे पास एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो बेसिकली हमारे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, अभी जो फिलहाल हमारे पास BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहाँ पे एक्सपर्ट का जब ओपिनियन माना जाता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑथेंटिक है या टेम्पर्ड है, तो वहाँ पे जो है IT एक्ट के अंदर बताया जाएगा कि कौन कौन सी जो है एजेंसी को या किन डिपार्टमेंट से किन लोगों को बोला गया है कि ये एग्जामिनर है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, और इनको एज एन एक्सपर्ट जो है भेजा जा सकता है कोर्ट के सामने। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 79A, जिसका टाइटल है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी एग्जामिनर जो है हमारे पास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो बेसिकली टाइटल में बता दिया गया है कौन सी अथॉरिटी करेगी और किस चीज़ की बात की गई है। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास क्या पावर है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें आ गया हमारे पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में किसी भी डिपार्टमेंट को, बॉडी को या एजेंसी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की होगी, कि वो जो है एग्जामिनर होंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के। सेकंड आ गया यहाँ पे पर्पस क्या है इस अपॉइंटमेंट का। पर्पस क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे वो जो एग्जामिनर है वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे किसी भी कोर्ट में या फिर किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने जिसको रिक्वायर्ड है। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास मीनिंग क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस का। यहाँ पे आ गया कोई भी इंफॉर्मेशन जो कोई एविडेंशियरी वैल्यू की है, दैट इज पहला आ गया इसमें हमारे पास स्टोर की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सेकेंड आ गया हमारे पास ट्रांसमिट की गई है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें बेसिकली हमें क्या याद रखना है या क्या कीवर्ड्स हैं इसमें हमारे पास। सबसे पहले चैप्टर नंबर हम हर किसी का याद रखेंगे और उसका टाइटल चैप्टर नंबर 12A जो कि बात करता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। सेक्शन नंबर 79A बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी एग्जामिनर कौन होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। पहला है हमारे पास पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट को, बॉडी को या एजेंसी को जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की है, कि वो जो है एक्ट करेंगे एज एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। पर्पस क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन की अगर ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे किसी कोर्ट के सामने या अथॉरिटी के सामने, तो यहाँ पे जिसको अपॉइंट किया गया है वो जाके अपना ओपिनियन देगा।
मीनिंग क्या है इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस का, कि ये जो एविडेंस है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है, अगर उसको स्टोर किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे किसी पेन ड्राइव में, किसी सीडी में, या फिर जिसको ट्रांसमिट किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली, दूसरी जगह पहुंचाया गया है इलेक्ट्रॉनिकली, तो यहाँ पे जो है इसको माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस। आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन ध्यान रखेंगे एमसीक्यू के लिए। इसका पर्पस क्या है वो भी आप ध्यान रखेंगे। ऑल्दो जनरल सा पर्पस है, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे, तो इसके लिए एग्जामिनर को जो है अपॉइंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे किसको बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर एविडेंस, डिजिटल ऑडियो और वीडियो, मोबाइल फोन्स, फिर आ गया हमारे पास डिजिटल फैक्स मशीन्स। तो आपके ये चार आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई कंप्यूटर का एविडेंस, कोई डिजिटल हमारे पास ऑडियो या फिर वीडियो है, मोबाइल फोन्स है हमारे पास, कोई डिजिटल फैक्स मशीन है, ये सब जो है आएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 13 जो कि बात करता है हमारे पास मिसलिनियस की। तो मिसलिनियस जनरली आपके पास वो सेक्शंस या प्रोविजंस कवर किए जाते हैं जो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है इस एक्ट के अंडर कवर करना ज़रूरी होता है। सेक्शन नंबर 80 की बात करते हैं, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर या दूसरे ऑफिसर्स की एंटर करने की, सर्च करने की एटसेट्रा। पहला है हमारे पास ओवरराइडिंग अथॉरिटी। ये सेक्शन अप्लाई करेगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओवरराइड करेगा। सेकेंड आ गया ऑफिसर्स एम्प्लॉयड, पुलिस ऑफिसर जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के नीचे नहीं है, या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पावर्स क्या ग्रांट की गई हैं, सच ऑफिसर्स ये क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। एप्लीकेबल होंगे जब एक पर्सन रीजनेबली सस्पेक्ट किया गया है कि उसने कमिट किया है, कमिटेड है, या वो अबाउट टू कमिट है कोई भी ऑफेंस जो है इस एक्ट के अंडर। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इस स्लाइड में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 जो कि बात करता है मिसलेनियस का। मिसलेनियस मोस्टली आपका जो है लास्ट जो है चैप्टर होता है। तो हमारे इस एक्ट में 13 चैप्टर्स हैं। इसमें हमारा जो है सेक्शन 80 की बात करते हैं हम। सेक्शन 80 जो है वो बताता है पावर क्या है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की या फिर अदर ऑफिसर्स की एंटर करने की या फिर जो है सर्च करने की। पहला पॉइंट हमें बताया गया है कि यहाँ पे इसका जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं वो सीआरपीसी के प्रोविजंस को ओवरराइड करेंगे, प्रिवेल करेंगे। सेकेंड आ गया कौन कौन से ऑफिसर्स को एम्पावर किया गया है, पावर दी गई है। पहला आ गया पुलिस ऑफिसर हमारे पास जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास यहाँ से ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे बाकी क्या पावर्स ग्रांट की गई हैं, इन ऑफिसर्स को क्या बोला गया है, क्या क्या पावर्स हैं इनके पास। एंटर कर सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में, उसको सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे विदाउट वारंट। ये जो है एप्लीकेबल होगा जब एक पर्सन को रीजनेबली सस्पेक्ट किया गया है किस चीज़ का। पहला आ गया उसने जो है कमिट कर दिया है कोई ऑफेंस, या सेकंड आ गया कमिट कर रहा है, कमिटिंग कर रहा है, या फिर अबाउट टू कमिट है, करने वाला है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ को कवर किया गया है ऑफेंस इस एक्ट के अंडर। तो एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 13 की बात की जा रही है जो कि है मिसलेनियस हमारे पास। सेक्शन 80 बात करता है पावर क्या है पुलिस ऑफिसर की या दूसरे ऑफिसर्स की एंटर करने की और सर्च करने की एटसेट्रा। पहला है ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा सीआरपीसी के प्रोविजंस पे। कौन कौन से ऑफिसर्स एम्पावर्ड हैं, पुलिस ऑफिसर जो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
जो ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आप ये वाला पोर्शन याद रखेंगे, सिर्फ इन ऑफिसर्स को अलाउड है। क्या पावर ग्रांट की गई है कि ऑफिसर एंटर कर सकता है किसी भी पब्लिक प्लेस में, उसको सर्च कर सकता है, और तीसरा आ गया अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। कब एप्लीकेबल होगा, जब रीजनेबल सस्पिशन है कि कमिट हो चुका है ऑफेंस, या कमिट कर रहा है कोई पर्सन ऑफेंस, या कमिट होने वाला है कोई ऑफेंस। तो तीनों ही पॉसिबिलिटीज में जो है ये एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ये वाला पोर्शन भी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया, इसमें हमारे पास मीनिंग क्या होगा पब्लिक प्लेस का। ये इंक्लूड करता है पब्लिक कन्वेंसेस, होटल्स, शॉप्स, कोई भी प्लेस जो इंटेंट किया गया है कि वो यूज होगा या एक्सेसिबल होगा पब्लिक के द्वारा। फिफ्थ आ गया अरेस्ट बाय नॉन पुलिस ऑफिसर्स, कोई भी पर्सन अरेस्ट किया गया है एक ऑफिसर के द्वारा अदर देन पुलिस ऑफिसर। जो अरेस्टेड पर्सन है वो प्रोड्यूस किया जाएगा बिना अननेसेसरी डिले के बिफोर एक मजिस्ट्रेट जिसका जुरिस्डिक्शन है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का। सिक्स्थ आ गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीआरपीसी, प्रोविजंस जो हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के, वो अप्लाई करेंगे कि वो एंट्री करे, सर्च करे या फिर अरेस्ट करे, सब्जेक्ट टू जो स्पेशल प्रोविजंस हैं सेक्शंस के। तो यहाँ पे जनरल हमारे पास चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है मीनिंग क्या होगा पब्लिक प्लेस का। तो जब हमने पहले पिछली स्लाइड में पढ़ा कि एंटर कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में, सर्च कर सकते हैं, तो क्या होगा पब्लिक प्लेस। पब्लिक कन्वेंस की बात की जा रही है, होटल्स जो हैं, शॉप्स जो हैं, या कोई भी प्लेस जिसको एक्सेसिबल करवाया गया है पब्लिक के द्वारा, यहाँ पे पब्लिक जो है एक्सेस कर सकती है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास, अगर अरेस्ट कर लिया गया है किसी नॉन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो यहाँ पे अदर देन पुलिस ऑफिसर किसी ने अरेस्ट कर लिया है, तो अरेस्टेड पर्सन को जो है प्रोड्यूस किया जाएगा बिना अननेसेसरी डिले के। कोई भी अननेसेसरी डिले नहीं होगा। किसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, बिफोर, पहला आ गया हमारे पास मजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है, या फिर दूसरा आ गया हमारे पास ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का। सिक्स्थ आ गया इसमें हमारे पास, यहाँ पे कितनी एप्लीकेबिलिटी होगी सीआरपीसी की। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के वो अप्लाई होंगे जब बात की जा रही है एंट्री की, सर्च की और अरेस्ट की, सब्जेक्ट टू जो स्पेशल प्रोविजंस हैं सेक्शन के। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, मीनिंग क्या है पब्लिक प्लेसेस का। कोई पब्लिक कन्वेंस, होटल्स, शॉप्स, कोई भी प्लेस जो एक्सेसिबल है पब्लिक के द्वारा। अगर अरेस्ट कर लिया है किसी नॉन पुलिस ऑफिसर ने, तो पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी पर्सन ने अरेस्ट कर लिया है तो अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा बिना अननेसेसरी डिले। किसके सामने, या तो मजिस्ट्रेट के सामने जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज के सामने जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं। एप्लीकेबिलिटी कितनी होगी सीआरपीसी की, प्रोविजंस जो हैं सीआरपीसी के वो अप्लाई होंगे एंट्री, सर्च और अरेस्ट। हमारे पास जब ये एक्ट किया जाएगा तब जो है सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है आपका लेक्चर वो उससे हमारा जो है आईटी एक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ पॉलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो वाला सब्जेक्ट जो है हम परसों से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि अगर आपको आईटी एक्ट या किसी और सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, उसमें एक व्हाट्सअप नंबर है। आप उस व्हाट्सअप नंबर पे जो है डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है पीडीएफ से रिलेटेड वो आपकी एंटरटेन वहाँ की जाएगी। इसके अलावा आपको कोई फीडबैक देना है, आपको कोई भी फीडबैक देना है चैनल से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड, किस फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको कवर करना है, या जनरली अगर आपको कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देना है आप व्हाट्सअप नंबर पे भी दे सकते हैं, या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कहाँ आपको जो है बेटर समझ आएगा। इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे
मेंस आंसर राइटिंग जो है हमने मेंबर्स के लिए अब स्टार्ट कर दी है। इसमें जो है आपका करंट BNSS और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कवर हो रहा है। इसमें 2 तरीके की मेंबरशिप है, एक आपकी बेसिक मेंबरशिप है, एक आपकी एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक मेंबरशिप में जो है आपके जो है वीडियो लेक्चर्स होंगे, एडवांस मेंबरशिप में आपके वीडियो लेक्चर्स प्लस उसकी जो PDF है वो साथ के साथ ही अपलोड होगी। आप अपने बजट के हिसाब से जो है दोनों में से कोई भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता है तो आप वीडियो लेक्चर भी ले सकते हैं। इसमें जो है आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। PDFs अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप उसको वहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो आपको अगर कंपाइल्ड चाहिए PDF तो आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके वो भी ले सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब भी आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर देंगे और आपको वहाँ से जो है PDF मिल जाएगी। बाकी जो है आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक